अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। क्या आप मुझे अमीर बनना सिखा सकते हैं? मैंने अपने टीचर से पूछा। नहीं, मेरे बायोलॉजी के टीचर ने जवाब दिया, मेरा काम है ग्रेजुएट बनने में तुम्हारी मदद करना ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। परंतु अगर मैं नौकरी न करना चाहूँ, अगर मैं अमीर बनना चाहूँ? मैंने पूछा। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? टीचर ने पूछा। क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मैं पर्याप्त धन और समय चाहता हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी किसी का कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन के सपने मेरी तनख्वाह के आकार के हिसाब से तय हो। यह बकवास है। तुम आलसी अमीरों के जीवन के सपने देख रहे हो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे और तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अमीर नहीं बन सकते, टीचर ने कहा। अब अपने मेंढक के पास जाओ। अपनी दूसरी पुस्तकों और शैक्षणिक कार्यक्रमों में मैंने अक्सर 3 तरह की शिक्षाओं का उल्लेख किया है जो जीवन में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है। स्कोलैस्टिक या अकादमिक, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल शिक्षा। स्कोलैस्टिक या अकादमिक शिक्षा, यह शिक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। खासकर आज की दुनिया में व्यक्तिगत रूप से मैं इस शिक्षा में बहुत योग्य साबित नहीं हुआ। मैं अपने अधिकांश जीवन में सी स्टूडेंट रहा क्योंकि मेरी उन बातों में रुचि नहीं थी जो पढ़ाई जाती थी। मैं बहुत धीमे पढ़ता हूँ और मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ। हालांकि पढ़ने की मेरी गति कम है, परंतु मैं बहुत अधिक पढ़ता हूँ। बस पढ़ने में मेरी गति कम है और मुझे अक्सर एक पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मैं उसे समझ पाता हूँ। मैं एक खराब लेखक भी हूँ, हालांकि मैं फिर भी लिखे जाता हूँ। विषय से हटकर मैं यह बता दूं कि हालांकि मैं एक खराब लेखक हूँ, परंतु सौभाग्य से मेरी 6 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और बिजनेस वीक की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी है। जैसा मैंने रिच डैड पुअर डैड में बताया है, मैं बेस्ट राइटिंग सबसे अच्छा लिखने वाला लेखक नहीं हूँ। मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक हूँ। इस क्षेत्र में मेरे अमीर डैडी की सेल्स ट्रेनिंग काम आई, हालांकि ये स्कूल में काम नहीं आई जहाँ नंबर दिए जाते थे। प्रोफेशनल शिक्षा, यह शिक्षा आपको सिखाती है कि पैसे के लिए किस तरह काम किया जाए। मेरी जवानी के दिनों में बुद्धिमान बच्चे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बनते थे। कई प्रोफेशनल स्कूल लोगों को मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना सिखाते हैं। अगर आप अपनी फ़ोन बुक के पीले पृष्ठों में शिक्षा या स्कूल के कॉलम्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह पन्ने ऐसे स्कूलों से भरे पड़े हैं जो लोगों को ऐसे प्रोफेशनल सिखाते हैं जिनसे उन्हें रोजगार पाने के अधिक अवसर उपलब्ध हों। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैंने शिक्षा के पहले स्तर यानी कि अकादमिक शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में गया जहां मैं शिप ऑफिसर बन गया। मैं शिप बेचा करता था, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स और द लॉ बोट टेलीविज़न कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले जहाज़ों की तरह के पैसेंजर्स लाइनर्स। ग्रेजुएशन के बाद चूंकि वियतनाम युद्ध चल रहा था, इसलिए शिपिंग उद्योग में नौकरी करने के बजाय मैं फ्लोरिडा के पेंसाकोला में चला गया, जहां मैंने यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल में अध्ययन किया। मैं एक पायलट बन गया और मैंने वियतनाम में मैरीन कॉर्प्स की तरफ से उड़ानें भरी। मेरे दोनों डैडियों का कहना था कि देश की रक्षा करना एक पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरे भाई और मैंने वियतनाम जाने के लिए अपने नाम स्वेच्छा से दे दिए। जब मैं 23 साल का हुआ तो मेरे पास 2 प्रोफेशन थे, एक शिप ऑफिसर का और दूसरा पायलट का। परंतु मैंने पैसे कमाने के लिए दरअसल इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। विषय से हटकर मैं सोचता हूँ कि यह विसंगति ही है कि मैं जिस प्रोफेशन के लिए आज सबसे अधिक जाना जाता हूँ, यानी लेखक के प्रोफेशन के लिए, वह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ था। फाइनेंशियल शिक्षा, यह वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम करवाया जाता है। यह तीसरे स्तर की शिक्षा हमारे अधिकांश स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। मेरे गरीब डैडी का विचार था कि असली दुनिया में सफल होने के लिए इंसान को अच्छी अकादमिक और प्रोफेशनल शिक्षाओं की ही ज़रूरत थी।
परंतु मेरे अमीर डैडी कहते थे अगर तुम्हारी फाइनेंशियल शिक्षा कमज़ोर है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहोगे। richdad.com ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जो वही फाइनेंशियल शिक्षा दे सके जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। हमारे पास बोर्ड गेम्स कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 202 और कैश फ्लो 4 किड्स हैं जो मज़ेदार तरीके से उसी फाइनेंशियल शिक्षा और फाइनेंशियल मानसिकता को सिखाते हैं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखें। एक फाइनेंशियल विपत्ति। मेरे विचार से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में एक फाइनेंशियल विपत्ति आने वाली है। एक फाइनेंशियल विपत्ति जिसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा का सिस्टम विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देता है। जैसा हम सभी दुर्भाग्य से जानते हैं कि हमें स्कूल में ज़्यादा फाइनेंशियल शिक्षा नहीं मिली और मेरे विचार से यह जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है कि पैसे को किस तरह से संभाला जाए और इसका कैसे निवेश किया जाए। हाल ही में हमने करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट में खरबों डॉलर गंवाते हुए देखा है। निकट भविष्य में मैं एक फाइनेंशियल विपत्ति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ क्योंकि 1950 के बाद पैदा होने वाले लाखों करोड़ों लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के पास मेडिकल केयर के लिए भी पैसा नहीं होगा। मैं अक्सर फाइनेंशियल सलाहकारों को यह कहते सुनता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन के खर्च कम हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल सलाहकार अक्सर आपको यह बताना भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भले ही आपके जीवन के खर्च कम हो जाते हैं परंतु आपके मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सरकार को उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। हालांकि मैं दिल से उनकी बात से सहमत हूँ परंतु मेरा फाइनेंशियल मस्तिष्क अक्सर सोचता है कि सरकार किस तरह लाखों लोगों की मदद कर पाएगी जिन्हें जीवन के अन्य खर्चों के साथ साथ मेडिकल खर्च की ही जल्द ही ज़रूरत होगी। 2010 तक 83 मिलियन बेबी बूमर्स की पहली खेप रिटायर होना शुरू हो जाएगी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी नौकरी के दिन समाप्त हो जाएंगे तो इनमें से कितनों के पास शेष जीवन के लिए पर्याप्त धन होगा और अगर इन्हें जीवित रहने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी तो क्या दुनिया के युवा लोग बुढ़ों का खर्च उठाने के इच्छुक होंगे। मेरे विचार से यह अनिवार्य है कि हमारे स्कूल सिस्टम जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियल शिक्षा पढ़ाना शुरू कर दे। अपने धन को किस तरह संभाला जाए और उनका निवेश किस तरह किया जाए यह जानना निश्चित रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि मेंढक का डिसेक्शन किस तरह से किया जाए। एक व्यक्तिगत टिप्पणी। मेरी पत्नी और मैं जीवन में जल्दी ही रिटायर हो गए, बिना नौकरी, बिना सरकारी सहायता, बिना स्टॉक, बिना म्यूचुअल फंड के। हमने स्टॉक और म्यूचुअल फंड क्यों नहीं लिए? इसका कारण यह है कि हमारे लिए वे बहुत जोखिम भरे निवेश हैं। मेरे विचार से म्यूचुअल फंड सबसे जोखिम भरे निवेश होते हैं, परंतु अगर आपके पास कोई औपचारिक फाइनेंशियल शिक्षा और अनुभव न हो तो वे अच्छे निवेश हैं। अगर आपने हाल ही में फाइनेंशियल न्यूज़ सुनी हो तो आप जानते होंगे कि मार्च 2000 में शुरू होने वाले स्टॉक मार्केट क्रैश के पहले फाइनेंशियल सलाहकार कह रहे थे लंबे समय के लिए निवेश करो, खरीदो और पकड़े रहो और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लो, यानी अलग अलग क्षेत्रों का कंपनियों के शेयर खरीदो। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद सलाह दे रहे हैं लंबे समय के लिए निवेश करो, खरीदो और पकड़े रहो और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या आपको दोनों सलाहों में कोई अंतर नज़र आता है? अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो फिर आप दूसरी संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है तो आप अधिकांश फाइनेंशियल सलाहकारों की बात मान सकते हैं, यानी बचत करो, म्यूचुअल फंड खरीदो, लंबे समय के लिए निवेश करो और डाइवर्सिफाई कर लो। परंतु अगर आपके पास सुदृढ़ फाइनेंशियल शिक्षा है तो आप इस जोखिम भरी सलाह पर नहीं चलेंगे। इसके बजाय आप वह कह सकते हैं जिसकी सलाह मेरे
अमीर डैडी ने मुझे दी थी, यानी पहले अपना बिजनेस बनाओ। उन्होंने कहा था अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अमीर डैडी ने यह भी कहा था जब आप अपना बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो आप दूसरी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। अमीर बनने के दूसरे तरीके। अमीर डैडी कहते थे चूंकि बहुत से लोगों के पास पर्याप्त फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है, इसलिए वे बिजनेस नेटवर्क बनाने के बजाय अमीर बनने के कई दूसरे रोचक तरीके ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए करोड़ों लोग अमीर बनने के लिए लॉटरी खेल रहे हैं या कड़ी मेहनत करके पैसा बचा रहे हैं, और कुछ लोग तो इन तरीकों का प्रयोग करके सचमुच अमीर बन जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वह तरीका खोजना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा लोग अमीर बनते हैं। आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। यह अमीर बनने का बहुत लोकप्रिय तरीका है, परंतु मेरे अमीर डैडी कहा करते थे तुम जानते हो किस तरह के लोग पैसे के लिए शादी करना चाहते हैं? आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं। अमीर डैडी कहते थे बदमाश बनने के साथ समस्या यह है कि आपको दूसरे बदमाशों के साथ काम करना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेस विश्वास पर टिका होता है, परंतु जब आपके पार्टनर बदमाश होंगे तो आप किस तरह से उन पर भरोसा करेंगे? उन्होंने यह भी कहा अगर आप ईमानदार हैं और आप बिजनेस में कोई ईमानदार गलती करते हैं तो आप ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे और आपको दूसरा मौका देंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप पहले से अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, परंतु अगर आप बदमाश हैं और आप कोई गलती करते हैं तो या तो आप जेल जाएंगे या फिर आपके पार्टनर आपको अपने बेहतरीन तरीक़ों से उस गलती की सज़ा देंगे। आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते थे दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो लालची बनकर अमीर होना चाहते हैं। लालची अमीर लोग सबसे अधिक आलोचना के पात्र होते हैं। 2000 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद दुनिया के उन कंपनियों की कहानियां चटखारे लेकर पढ़ी जिन्होंने अपने वित्तीय रिकॉर्ड तोड़ मरोड़ बताए थे। उन सीईओ के किस्से पढ़े जिन्होंने निवेशकों से झूठ बोला था। उन अंदर की जानकारी रखने वाले लोगों के बारे में पढ़ा जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से शेयर बेचे थे, और कंपनी के अफसरों के बारे में भी लेख पढ़े जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने को कहा था जबकि वे खुद अपने शेयर बेच रहे थे। महीनों तक समाचारों में एनरोर, वर्ल्डकॉम, ऑर्थर एंडरसन और वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के लीडर्स के बारे में कहानियां आती रही जिन्होंने झूठ बोला था, धोखा दिया था और चोरी की थी। दूसरे शब्दों में इन अमीर लालची लोगों में से कुछ इतने लालची थे कि उन्होंने कानून तोड़ दिया और वे बदमाश बन गए। 21वीं सदी के पहले कुछ सालों ने लालच, भ्रष्टाचार और नैतिक मार्गदर्शन के अभाव के कुछ सबसे बुरे उदाहरण प्रस्तुत किए और यह सिद्ध किया कि बदमाश लोग सिर्फ वही नहीं होते जो मादक द्रव्यों का कारोबार करते हैं, नकाब पहनते हैं और बैंक लूटते हैं। आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। अमीर डैडी कहते थे सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसे आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा जो लोग सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपनी आमदनी से कम खर्च में गुजारा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। उन्होंने यह भी कहा सस्ते बनकर अमीर बनने के साथ समस्या यह है कि अंत में आप सस्ते ही बने रहते हैं। हम सब ने उन लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करने में, पाई बचाने में, सेल में सामान खरीदने में गुजार दी है, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। परंतु हालांकि उनके पास काफ़ी पैसा होता है फिर भी वे सचमुच गरीब आदमी की तरह ही गरीबी में रहते हैं। मेरे अमीर डैडी को इस बात में बहुत कम समझदारी दिखी कि काफ़ी पैसा पास में होने के बावजूद कोई आदमी गरीबों की तरह रहे। अमीर डैडी का एक मित्र था जो जीवन भर सस्ती ज़िंदगी जिया। उसने धीरे धीरे पैसा जोड़ भी लिया क्योंकि उसने न्यूनतम आवश्यकताओं के अलावा किसी चीज़ पर खर्च नहीं किया। दुखद बात यह थी कि उसके तीनों बच्चे जब बड़े हुए तो वे विरासत में धन हासिल करने के लिए ललायत थे और उसके मरने का रास्ता देख रहे थे। उसकी मौत के बाद उसके तीनों बच्चों ने ज़िंदगी भर सस्ते बने रहने की भरपाई की
और उसके पूरे पैसे को 3 साल से कम समय में उड़ा डाला। सारा पैसा खत्म हो गया और उसके बच्चे आज भी उतने ही गरीब हैं जितने कि उनके डैडी थे। हालांकि उनके पास कभी बहुत पैसा था। मेरे अमीर डैडी के हिसाब से जो लोग पैसा इकट्ठा करने के बावजूद गरीबों की तरह रहते हैं, वे पैसे की पूजा करते हैं और पैसे को अपना मालिक बना लेते हैं, बजाय इसके कि वे पैसे के मालिक बनना सीखें। आप कड़ी मेहनत से अमीर बन सकते हैं। अमीर डैडी के अनुसार कड़ी मेहनत से अमीर बनने के साथ दिक्कत यह है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को अक्सर अपने धन और जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है। दूसरे शब्दों में वे सिर्फ कड़ी मेहनत ही कर सकते हैं, वे यह नहीं जान पाते कि ज़िंदगी का आनंद कैसे लिया जाता है। बुरी आमदनी के लिए कड़ी मेहनत। अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझे यह भी सिखाए कि कई लोग गलत तरह की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग धन के लिए शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करते हैं, वे अक्सर गलत तरह की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत से हासिल होने वाली आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। जो लोग गलत तरह की आमदनी के लिए काम करते हैं, वे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग सके। मेरे अमीर डैडी के हिसाब से फाइनेंशियल समझदारी नहीं थी कि ऐसी आमदनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे। अधिकांश नौकरी पेशा लोग सबसे ऊंची दर पर टैक्स देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सबसे कम मिलता है, वे अक्सर सबसे ज़्यादा प्रतिशत टैक्स देते हैं। बचपन में ही मेरे डैडी ने मुझे सिखा दिया था कि आमदनी एक ही तरह की नहीं होती। उन्होंने कहा, आमदनी 2 तरह की होती है, अच्छी आमदनी और बुरी आमदनी। इस पुस्तक में आप यह जानेंगे कि किस तरह की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत की जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, परंतु उस पर कम से कम टैक्स दें। अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे यह भी बताया कि कई लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु अंत में उनके पास अपनी कड़ी मेहनत के बदले में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। इस पुस्तक में आप यह जानेंगे कि आप किस तरह कुछ साल तक कड़ी मेहनत करें, परंतु अनंततः आपके पास चुनने के लिए यह विकल्प हो कि अब आप कभी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर अमीर बन सकते हैं। टाइगर वुड्स अत्यंत प्रतिभाशाली गोल्फर एक उदाहरण है। एक गोल्फर जिन्होंने अपनी प्रतिभा को विकसित करने में कई साल लगाए, परंतु प्रतिभाशाली, स्मार्ट या गुणी होना अमीर बनने की गारंटी नहीं है। अमीर डैडी कहते थे, दुनिया ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो कभी अमीर नहीं बन पाते। हॉलीवुड में ही देख लो, वहाँ पर आपको कई सुंदर, आकर्षक और प्रतिभाशाली एक्टर मिलेंगे जिनकी आमदनी ज़्यादातर लोगों से कम है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 65% प्रोफेशनल एथलीट अपना करियर समाप्त होने के 5 साल बाद तक दिवालिया हो जाते हैं। पैसे की दुनिया में अमीर बनने के लिए ईश्वर द्वारा आपको दिए गए दिमाग, प्रतिभा या सुंदरता ही काफ़ी नहीं है, आपको इससे अधिक की आवश्यकता होती है। आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। किस्मत के सहारे अमीर बनने की कोशिश करना लगभग उतना ही लोकप्रिय है जितना कि सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना। जैसा हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि करोड़ों लोग लॉटरी, रेस के घोड़ों, कैसीनो और खेलों पर अरबों डॉलर, शायद खरबों डॉलर दांव पर लगाते हैं और सभी यह उम्मीद करते हैं कि किस्मत उन पर मेहरबान होकर उन्हें अमीर बना देगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक ही व्यक्ति खुशकिस्मत होगा जबकि हजारों या लाखों लोग बदकिस्मत होंगे। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अधिकांश लॉटरी जीतने वाले ढेर सारी दौलत जीतने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं। हालांकि जो दौलत उन्होंने जीती थी वह इतनी अधिक थी कि उसे कमाने के लिए उन्हें 5 जन्म लेने पड़ते। इसलिए 1 या 2 बार खुशकिस्मत हो जाने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को अपने पास रख पाएंगे। आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बन सकते हैं। जब हम 20 साल के होते हैं तो आमतौर पर हमें यह मालूम होता है कि हमें विरासत में क्या मिलने वाला है। अगर आप यह जानते हो कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है तो स्पष्ट रूप से आपको अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए। आप निवेशक करके अमीर बन सकते हैं। आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। मुझे अक्सर जो शिकायतें सुनने को मिलती हैं उनमें से यह है कि निवेश करने के लिए पहले आपके पास धन होगा,
ज़्यादातर मामलों में यह बात सही है। निवेश के साथ एक और समस्या है। अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं और आपके पास निवेश करने का प्रशिक्षण नहीं है, तो आप अपने पूरे निवेश को गंवा सकते हैं। जैसा हमने देखा है, स्टॉक मार्केट जोखिम भरा और अविश्वसनीय है, जिसका अर्थ यह है कि एक दिन आप पैसा कमाते हैं और अगले दिन आपका सारा पैसा चला जाता है। रियल एस्टेट में हालांकि आप निवेश करने के लिए अपने बैंकर का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु प्रचुर संपत्ति हासिल करने के लिए फिर भी थोड़े धन और शिक्षा की ज़रूरत होती है। इस पुस्तक में आप यह पाएंगे कि किस तरह निवेश करने के लिए पैसा हासिल किया जाए, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह सीखोगे कि किस तरह अपने पैसे का जोखिम उठाने से पहले निवेशक बना जाए। आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। बिजनेस बनना वह तरीका है जिसके द्वारा ज़्यादातर अमीर लोग बहुत अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। माइकल डेड ने अपने डोरमिटरी रूप में डेल कंप्यूटर्स की स्थापना की। जीरो से बिजनेस बनाने के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने के सभी तरीकों में सबसे जोखिम भरा है। फ्रेंचाइजी खरीदना, जो कम जोखिम भरा है, बहुत महंगा हो सकता है। जाने माने फ्रेंचाइजी खरीदने की कीमत $1 लाख से $15 लाख के बीच हो सकती है और इसमें सिर्फ फ्रेंचाइजी के अधिकार ही शामिल है। शुरुआती फीस के बाद ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग और समर्थन के लिए आपको हर महीने कंपनी हेडक्वार्टर्स को भुगतान करना होगा। इसके अलावा यह समर्थन भी इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आप प्रचुर संपत्ति कमा ही लेंगे। कई बार आदमी को अपने फ्रेंचाइजर या अपनी कंपनी हेडक्वार्टर को भुगतान करना ही होता है, भले ही उसका व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी घाटे में चल रहा हो। हालांकि फ्रेंचाइजी खरीदना जीरो से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से कम जोखिम भरा है, परंतु आंकड़े बताते हैं कि 1/3 फ्रेंचाइजी अनंततः दिवालिया हो जाते हैं। बड़े बिजनेस मालिकों और छोटे बिजनेस मालिकों के बीच अंतर। अमीर बनने के 11वें तरीके पर आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में क्या अंतर होता है। अंतर यह होता है कि बड़े बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया छोटे बिजनेस मालिकों से भरी पड़ी है जो रेस्तरां बनाते हैं। एक अकेले रेस्तरां के मालिक और मैकडॉनल्ड्स के इस संस्थापक रे क्रॉक में यह अंतर है कि मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर रेस्तराओं का नेटवर्क है, जिसे फ्रेंचाइजी नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इस अंतर का एक और उदाहरण टेलीविज़न रिपेयर शॉप के बिजनेस मालिक और टेड टर्नर के बीच का अंतर है, जिन्होंने CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क बनाया। एक बार फिर नेटवर्क शब्द पर ध्यान दें। असली बात यह है कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक के बीच अंतर उनके नेटवर्क के आकार का होता है। हालांकि कई छोटे बिजनेस मालिक अपने बिजनेस के मालिक होते हैं, परंतु बहुत कम बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस नेटवर्क बनाकर ही दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं। अमीर बनने का 11वां तरीका। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 11वें नंबर पर इसलिए रखा और इसे अमीर बनने के बाकी तरीकों से अलग इसलिए रखा क्योंकि ये संपत्ति हासिल करने का बहुत ही नया और क्रांतिकारी तरीका है। अगर आप अमीर बनने के पहले 10 तरीकों पर उड़ती हुई निगाह डालें तो आप पाएंगे कि इनका दृष्टिकोण आत्म केंद्रित है, यानी इन सभी में इंसान खुद अमीर बनता है। दूसरे शब्दों में यह एक लालची आदमी का दृष्टिकोण है। उदाहरण के तौर पर वह आदमी जो सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद के अमीर बनने पर होता है और शायद अपने परिवार और दोस्तों के अमीर बनने पर भी। जो पैसे के लिए शादी करता है वह निश्चित रूप से अपने खुद के लिए पैसा हासिल करने की फिराक में रहता है। बड़ा बिजनेस भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही अमीर बनने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जब फ्रेंचाइजी आए तो उन्होंने अधिक लोगों के लिए यह संभव बनाया कि बिजनेस मालिक बन सके और संपत्ति में हिस्सेदारी कर सके, परंतु ज़्यादातर मामलों में फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जिनके पास फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए पैसा है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, आज की तारीख में मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी की कीमत $10 लाख है।
बहरहाल मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह लोग बुरे या लालची हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अधिकांश मामलों में फोकस बहुत से लोगों के अमीर बनने पर नहीं है, फोकस सिर्फ एक व्यक्ति के अमीर बनने पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अमीर बनने के 11वें तरीकों के रूप में इसलिए रखा क्योंकि यह एक क्रांतिकारी नया तरीका है जो संपत्ति को हर उस आदमी के साथ बांटना चाहता है जो सचमुच प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी आदमी इस संपत्ति में हिस्सेदारी कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसे मैं अक्सर व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी या एक अदृश्य बड़ा बिजनेस नेटवर्क कहता हूँ, मेरे विचार से पैसे कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा है, संकल्प है और लगन है। यह सिस्टम इस बात की सचमुच परवाह नहीं करता कि आप किस कॉलेज में पढ़े हैं या आप कॉलेज में पढ़े भी हैं या नहीं, या आप आज कितना धन कमा रहे हैं, आपकी जाति या लिंग क्या है, आप कितने आकर्षक हैं, आपके माता पिता क्या हैं या आप कितने लोकप्रिय हैं। ज़्यादातर नेट मार्केटिंग कंपनियां मूलभूत रूप से सिर्फ इस बात की परवाह करती हैं कि आप सीखने के लिए, बदलने और विकास करने के लिए कितने इच्छुक हैं। और जब आप बिजनेस मालिक बनना सीखते हैं तो क्या आप में वह हौसला है कि आप राह में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसे मैं अक्सर व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी कहता हूँ, संपत्ति कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। हाल ही में मैंने एक बहुत प्रसिद्ध और अमीर निवेशक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जो एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में भाषण दे रहे थे। मैं उस स्कूल या उस निवेशक का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह उनके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को निवेश करना सिखाने में रुचि नहीं लेता, मैं जीवन में आगे बढ़ने में, गरीब लोगों की मदद करने में रुचि नहीं लेता। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ इस प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में समय बिताऊं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, परंतु मैं उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। चूँकि मैंने अपना जीवन अपने अमीर डैडी के अमीर दोस्तों के बीच रहते हुए गुजारे हैं, इसलिए मैंने अक्सर इस तरह की बातें सुनी हैं, परंतु उन्हें समझदारी से और धीरे से कहा गया था। वे लोग सार्वजनिक चैरिटी कार्यक्रमों में जाते थे और लोकप्रिय परोपकारी कार्यों में दान भी देते थे, परंतु उनमें से कई ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें सामाजिक सराहना और सम्मान मिले। उनकी निजी बातों में मैंने अक्सर उनके असली विचार सुने हैं और वे विचार उस प्रसिद्ध निवेशक के उस प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में बोले गए विचारों की तरह ही थे। स्पष्ट रूप से सभी अमीर लोगों का यही नज़रिया नहीं होता, परंतु मुझे लगातार हैरानी होती है कि कितने सारे अमीर और सफल लोग सिर्फ इसलिए अमीर और सफल है क्योंकि वे लालची हैं और उन्हें कम खुशकिस्मत लोगों की तरह करने में ज़रा भी रुचि नहीं है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी अमीर लोगों का यह नज़रिया नहीं होता, परंतु मैं जानता हूँ ऐसे अमीर लोग काफ़ी संख्या में हैं। वह मूलभूत कारण जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करता हूँ यह है कि इसका सिस्टम दौलत हासिल करने के पुराने सिस्टम से अधिक न्यायपूर्ण है। हेनरी फोर्ड, जो दुनिया के महानतम बिजनेसमैनों में से एक थे, अपनी फोर्ड मोटर कंपनी के मिशन सूत्र वाक्य को पूरा करके अमीर बने। फोर्ड का मिशन सूत्र वाक्य था, कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। यह सूत्र वाक्य इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि सदी की शुरुआत में कारें सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध थी। हेनरी फोर्ड का विचार कारों को हर आदमी की पहुंच में लाना था और यही कारों को प्रजातांत्रिक कर दो का अर्थ था। रोचक बात यह है कि हेनरी फोर्ड एडिसन के कर्मचारी थे और अपने खाली समय में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म हुआ। उत्पादन लागत में कटौती करके, असेंबली लाइन को अपनाकर और सस्ती औसत कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए थे। न सिर्फ उन्होंने अपनी कार को सस्ता बनाया बल्कि उन्होंने उद्योग में सबसे ऊंचे वेतन भी दिए।
साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देने की योजना भी बनाई और हर साल $3 करोड़ से अधिक उनमें बांट दिए। और 20वीं सदी के शुरुआत दशक में $3 करोड़ का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूसरे शब्दों में हेनरी फोर्ड एक ऐसे आदमी थे जो इसलिए अमीर बने क्योंकि वे न सिर्फ अपने ग्राहकों की परवाह करते थे बल्कि वे कर्मचारियों की भी परवाह करते थे। वे लालची व्यक्ति होने के बजाय एक उदार व्यक्ति थे। तथाकथित बौद्धिक समाज में हेनरी फोर्ड की आलोचना की और उन पर व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए। हेनरी फोर्ड बहुत शिक्षित नहीं थे और थॉमस एडिसन की तरह उनका अक्सर इसलिए मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। हेनरी फोर्ड के बारे में मेरी फेवरेट कहानियों में से एक वह है जब उनसे तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने एक टेस्ट में भाग लेने का आग्रह किया गया। स्मार्ट लोगों का एक समूह मौखिक टेस्ट लेने के लिए आया। वे यह साबित करना चाहते थे कि फोर्ड अज्ञानी थे। एक बुद्धिजीवी ने उनसे इस तरह का सवाल पूछा कि वे जो रोल्ड स्टील बनाते हैं उसकी टेंसाइल मजबूती कितनी है। फोर्ड को जवाब नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी मेज पर रखे कई फ़ोनों में से एक फ़ोन उठाया और अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जिसे जवाब मालूम था। वाइस प्रेसिडेंट आया। फोर्ड ने उससे वह सवाल पूछा और वाइस प्रेसिडेंट ने वह जवाब दे दिया जो बुद्धिजीवी लोग चाहते थे। अगले स्मार्ट व्यक्ति ने एक और सवाल पूछा। एक बार फिर फोर्ड को जवाब नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके स्टाफ के अपने एक आदमी को बुलाया जिसे जवाब मालूम था। यह प्रक्रिया चलती रही जब तक आखिरकार एक स्मार्ट आदमी ने चिल्लाकर यह नहीं कहा, देखिए, इससे यह साबित होता है कि आप अज्ञानी हैं। आप हमारे पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हेनरी फोर्ड ने इस तरह का जवाब दिया, मैं जवाब इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं अपने दिमाग उन जवाबों का कचरा नहीं रखना चाहता जो आप चाहते हैं। मैं आपके स्कूलों के स्मार्ट युवा लोगों को नौकरी पर रखता हूँ जिन्होंने वे सारे जवाब रट रखे हैं और जो आप मुझसे रटने की उम्मीद करते हैं। मेरा काम उस जानकारी को रटना नहीं है जिसे आप बुद्धिमानी समझते हैं। मेरा काम अपने दिमाग को इस तरह के कचरे और छोटे तथ्यों से खाली रखना है ताकि मैं सोच सकूं। इस बिंदु पर उन्होंने बुद्धिजीवियों और स्मार्ट लोगों को वहां से विदा लेने के लिए कहा। वर्षों तक मैं हेनरी फोर्ड की इस कहावत को याद करता रहा जो मेरे हिसाब से उनसे सबसे महत्वपूर्ण कथनों में से एक है, सोचना सबसे कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। सोचना सबसे कठिन काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। हर एक के लिए संपत्ति। मेरे विचार से यह नए प्रकार का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एक क्रांति है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार अब यह हर एक के लिए संभव है कि वह संपत्ति में हिस्सेदारी बन सके, जबकि अब तक यह चुनिंदा या खुशकिस्मत लोगों के लिए ही संभव था। मैं जानता हूं कि इस नए प्रकार के बिजनेस को लेकर कुछ विवाद हैं और बाकी बिजनेसों की तरह इस बिजनेस में भी कुछ लालची और बदमाश लोग घुस आए हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। परंतु अगर आप पीछे हटकर इस नए प्रकार के बिजनेस की तरफ देखें तो यह सामाजिक रूप से एक बहुत ही जिम्मेदार सिस्टम है जो संपत्ति का न्यायोचित बंटवारा करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लालची लोगों के लिए अच्छा बिजनेस नहीं है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस साबित हो जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के काम करने का इकलौता तरीका यह है कि जब आप अमीर बने तो आप अमीर बनने में किसी और की भी मदद करें। मेरे लिए यह क्रांतिकारी है, उतना ही क्रांतिकारी जितने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड अपने दिनों में थे। अध्याय समाप्त करने से पहले मैं यह बता दूं कि मेरे विचार से ज़्यादातर लोग उदार होते हैं। मैं लालच की निंदा नहीं करता क्योंकि थोड़ा बहुत लालच और व्यक्तिगत आत्मरुचि हमेशा स्वस्थ होते हैं, परंतु जब लालच या व्यक्तिगत लाभ
सीमा से बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी हम में से ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं या नफ़रत में अपना सिर हिलाते हैं। चूँकि ज़्यादातर लोग उदार हैं और अपने साथी इंसानों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम का यह नया प्रकार अधिक लोगों को यह शक्ति देता है कि वे दूसरे की मदद कर सकें। हालांकि यह नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम हर एक के लिए नहीं है, परंतु अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सचमुच मदद करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टटोल कर देखने में आप अपने समय का सदुपयोग ही करेंगे। संक्षेप में, आज व्यक्ति के पास अमीर बनने के कई तरीके हैं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि यह नए प्रकार के बिजनेस सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। इसलिए मैंने इस पुस्तक का शीर्षक बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं रखा है। अगर आप दूसरों की मदद करने में ज़रा भी रुचि नहीं रखते हैं, तो आपके पास कम से कम 10 तरीके और हैं जिनसे आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। आगामी अध्यायों में उन मूलभूत लाभों के बारे में चर्चा करूंगा जो मैंने अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पाए हैं। मेरे हिसाब से आपको इन मूलभूत फ़ायदों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद ही यह फैसला करना चाहिए कि आप इस उद्योग का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे सिखाया था कि मूलभूत जीवन मूल्य धन से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वे अक्सर कहते थे, आप सस्ते और लालची होकर भी अमीर बन सकते हैं, आप प्रचुर और उदार होकर भी अमीर बन सकते हैं। आप जो तरीका चुनते हैं वह तरीका वही होगा जो आपके अंदर के मूलभूत जीवन मूल्यों के सबसे करीब होगा।